रवि जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो मुख्य हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, हमने तो ये पा लिया कि पहले जो था कि 21-22 लाख वोटर नहीं रहे हैं, अब वो हैं, उनको अलग करना है। अब तो गणेश कुमार अलग भाषा बोल रहे हैं। कहीं दिखता है कि जो दबाव रहा है या जिस तरह की सजगता रही है विपक्ष की, बहुत कुछ काम कर रही है अब तक जो दिख रहा है। आज भले ही कुछ चीजों में उन्होंने इग्नोर किया या अलग अलग दलीलें दी जो देना उनको दे सकते थे या जिस तरीके से मनवा सकते थे, वो सारा कुछ हुआ। कुछ चीजें दिख रही हैं। लेकिन पहले ये कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने काफी तल्ख सवाल किए, आपके कुछ सवाल भी आगे मैं दर्शकों को सुनाऊंगा। लेकिन ओवरऑल क्या बहुत सारे जो प्रश्न हैं, बहुत यक्ष प्रश्न, आया जवाब? एक नोट शुरुआती आपका पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, रविंद्र जी। जी नमस्कार संजीव जी और सभी दर्शक साथियों और को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, अगर तारीखों की घोषणा करनी होती तो इलेक्शन कमीशन एक प्रेस रिलीज जारी कर सकता है। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर करता ही है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का इलेक्शन, वो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि भाई कुछ सवाल जवाब होंगे, दो चार लोग उनसे कुछ पूछेंगे, जो सवाल लोगों के जहन में है उसका जवाब मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि संजीव जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल का जवाब उन्होंने एक बार फिर से नहीं दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसके पहले भी की थी, उसमें भी सेम स्थिति थी, आज भी वही स्थिति। 5-5 क्वेश्चंस के सेट में उन्होंने सवाल लिए और उम्मीद यही थी कि भाई चलो कुछ तो जवाब देंगे। 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने लिए। 3 सेट्स में से हमारा आखिरी में नंबर आया, उसके पहले हमसे सवाल नहीं लिया गया। आखिरी में नंबर आया तो मैंने 2 प्रश्न उनसे पूछे। एक पूछा कि भाई ये जो साख का संकट इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, ये तो अभूतपूर्व है, ऐसा तो इसके पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शंस तो बहुत हो गए, लेकिन चुनाव आयोग की जो छवि है, जो साख है, वो संकट में है। उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? और जैसे बड़ी आसानी के साथ चुनाव आयोग इसको कांग्रेस वर्सेस इलेक्शन कमीशन या विपक्ष वर्सेस इलेक्शन कमीशन बनाता है, तो मैंने पूछा कि भाई ये आप दोनों के बीच का मामला नहीं है, ये साख का संकट जनता के बीच में है। ये प्रश्न जो है जनता से उठ रहा है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे? आप कांग्रेस राहुल गांधी को करो ना करो, उससे मतलब नहीं है किसी को। मतलब ये है कि जनता के सामने जो संकट आया है उसका आप क्या इलाज करेंगे? एक दूसरा मैंने पूछा था कि इलेक्शन, अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, अब तो आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि अब इसके बाद आप घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन आप इसके ठीक पहले जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिए गए, उस पर आप क्या करेंगे? ये हम भी जानते हैं कि भाई इसके लिए कोई कानून नहीं है। चुनाव आयोग तब काम करेगा जब एमसीसी है। लेकिन संजीव भाई, इसी देश में हमने देखा है कि एक के बाद एक जब भी नए चुनाव की घोषणा होती है, तो इलेक्शन के रूल्स को, इलेक्शन के लॉज को इवॉल्व किया जा रहा है। नए नए किस्म के इलेक्शंस में सुधार किए जा रहे हैं। तो ये भी सुधार का समय है कि भाई सब लोगों को पता लग गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चुनाव से 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने पहले ऐसी घोषणा करती है, डायरेक्ट पैसा देने लग जाती है। तो आज वक्त है कि एक नया लॉ इवॉल्व किया जाए या नया नियम किया जाए, और ताकि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत आए कि 2-3 महीने पहले भी वो कुछ जांच कर सके या नियम बना सके। इस सवाल का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मोटे तौर पर बात यह है कि जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जो अनईजी कर सकते थे इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बातें वो बताते रहे। बताया कि किस तरह से वेबकास्टिंग करने की कोशिश करेंगे। अब वेबकास्टिंग की हैरानी की बात देखिए, वो वेबकास्टिंग करने की बात कह रहे हैं और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां का वाईफाई काम नहीं कर रहा था उनका। वहां पर इलेक्शन कमीशन का जो वाईफाई हम लोगों को दिया गया था, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो दिल्ली में विज्ञान भवन के भीतर इलेक्शन कमीशन का जो वाईफाई का सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो अब बिहार के दूर दराज के इलाकों में हम लोगों को वेबकास्ट कैसे दिखा पाएंगे? उनसे कई सवाल पूछे गए कि भाई घुसपैठी का सवाल था, कोई जवाब नहीं आया। महिलाओं की जो सीसीटीवी फुटेज साझा करने की बात थी, कोई जवाब नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि जो उनको बोलना था उन्होंने बोला, लेकिन जो जनता को सुनना था वो उन्होंने नहीं बोला। जो सवाल जनता के थे, जो सवाल ओपोजिशन लीडर्स के थे, उनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी तरफ से एक वो लेके आए थे और औपचारिकता करने के लिए कुछ सवाल उन्होंने ले लिए और अब्रप्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके चले गए। लग ये रहा था कि कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन हमारे जो सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए, उसके बाद उन्होंने अब्रप्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की और वहां से चले गए। डेट्स जो है वो आपने बताई दी, मुख्य बातें वो डेट्स की थी। लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी, जो अवसर मिला था इलेक्शन कमिश्नर को, वो उन्होंने खो दिया। सीईसी ज्ञानेश कुमार के पास बहुत अच्छा मौका था अपनी साख सुधारने का, अपने ऊपर जो लग रहे एलिगेशन है उनका ठीक तरीके से जवाब देने का, और जनता के बीच चुनाव आयोग की जो छवि है उसको एक बार फिर से मजबूती के साथ निखारने का जो वक्त था, जो मौका था, उन्होंने एक बार फिर से खो दिया। वही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना सवालों के जवाब दिए वहां से वो चले गए। संजीव जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज और आपसे लगे लगे पूछना चाहूंगा। 7.42 लाख 42 करोड़ वोटर, और पहले खूब
चली थी, काफी था, जो उन्होंने खुद ने ही बताया कि फर्स्ट हमने जो लिस्ट जारी की थी, जो ड्राफ्ट नोट था उसमें क्या स्थिति थी, और हमने अंत में 3.62 लाख वोट्स वो कह रहे हैं, और जो मृतक और यूं त्यों तमाम बातें कर रहे हैं। इसे कैसे देखे रविंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया था एसआईआर के नाम पर, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज जो दिखा, जिस तरीके से फाइनल चीजें आई हैं, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार का रोल दिखा, बैकफुट पर है, कुछ दिखता है आपको लगता है? और बाकी तो है, देखिए मुझे लगता है वहां इलेक्शन में बाकी भी, अभी साथियों से बात करूंगा, पटना जाऊंगा सुनील जी के पास और इकबाल साहब के पास, कि वहां जो लड़ाई तो वही है, वोट चोरी की लड़ाई है। क्या वोट चोरी रोकने से जुड़े प्रश्न, और फिर आपने कहा फ्री बीज के सवाल आपके थे, कुछ भी तो नहीं आ पा रहा है। तो किस स्तर पर निपटना होगा विपक्ष को सारी चीजों पर? एक छोटा नोट आपका इस पे भी, फिर मैं आगे, अगर आप तो मेरी कृपा होगी, अब मैं और सवाल करूंगा आगे। चुनाव आयोग ने अपने चुनाव आयोग के सामने हर तरह के सवाल पूछे गए थे, वोट चोरी के सवाल भी हमारे पत्रकार साथियों ने पूछे थे, और ये घुसपैठियों के सवाल भी पूछे थे, लेकिन कोई जवाब दिया नहीं। ज्यादा मौका उन लोगों को दे रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कौन कैसे सवाल पूछता है, कि जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सवाल पूछे, जिनका इलेक्शन कमीशन जवाब दे पाए। लेकिन जो उनकी 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 पर्चियां पढ़ दे, उनकी पर्चियां पढ़ दे, यही सीधी बात है। अनईजी करने वाले प्रश्न थे, उनसे इलेक्शन कमीशन बचता आया। ये भी जो एसआईआर का सवाल ये पूछा था, तो इस पर उनका यही कहना था, और ये बात भी ठीक है कि जब मामला सब जुडिस है, दूसरा चुनाव सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल चुका है कि, और बोलने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार ही है कि अगर वो चाहेंगे तो आखिरी मोमेंट तक इसको रद्द कर सकते हैं। ये इन्हीं बातों के पीछे छिपते हुए ज्ञानेश कुमार यहाँ भी दिखाई दिए। सवालों के सीधे जवाब जिनको जनता जानना चाहती है संजीव भाई, हम लोग जिनको रोज डिस्कस करते हैं, जनता के चौक चौराहों पर, नुक्कड़ पर रोज जिनकी चर्चा होती है, उन सवालों को उन्होंने छोड़ दिया, और जो उनको सुहा रहे थे, उनको सुहाने वाले जो प्रश्न थे, जो उनको ठीक लग रहे थे, उनका उन्होंने बार बार जवाब दिया। एक एक सवाल का 2-2, 3-3 बार जवाब दे दिया, लेकिन 3-3, 4-4 सवाल पूछने के बाद भी वोट चोरी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे साथियों ने भी पूछा, हमने भी पूछा, लेकिन उनका कोई जवाब आया नहीं। तो ये मुझे लगता है कि फिर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। अरविंद जी, आपसे मैं चाहूंगा, एक तो जो मेरा है शीर्षक भी है बेईमानी बनाम ईमानदारी, और जीतेगा कौन, इस पे आपको लगता है जो आपका नोट हो वो, और सेकंड वन, देश में आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भीतर हुई है, जो मिस्टर गवई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके कोर्ट में हुई है, जो बेंच उनके यहाँ लगी थी, वहां एक जूता फेंकने जैसी, और सनातन के लिए नारे लगे हैं, स्तब्ध है देश। तो दोनों को लेकर आपकी टिप्पणी, वापस चले जाऊंगा आपके बाद इकबाल जी के पास जाऊंगा, संजीव जी, और फिर सुनील जी पे समाप्त करूंगा। पहले आप। अब संजीव जी, मैं क्या कहूँ, बहुत दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य मेरे लिए सबसे ज्यादा है कि उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही मौजूद था जब ये घटना, हालांकि मैंने देखा नहीं, उस वक्त कोर्ट रूम में नहीं था मैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परिसर में था, क्योंकि आज सोनम वांगचुक की हेयरिंग की भी एप्लीकेशन लगी थी, तो मैं वहां पर गया हुआ था, और आज ये घटना घटी है। अब देखिए, इससे ज्यादा तो पतन मुझे लगता है हिंदुस्तान में, सोसाइटी में जो डिवीजन है सरकार के लिए, उससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। एक दलित व्यक्ति जो अपनी मेहनत से इस ऊंचे मुकाम पर हासिल जिसने किया है, पहुंचा है, उस व्यक्ति के ऊपर एक धर्मांध व्यक्ति द्वारा इतना बड़ा हमला किया जाना, और उसके ऊपर उसकी इतनी भी हिम्मत होना कि वो किसी धर्म विशेष का नाम लेकर उसको लोगों के सामने उसको पेश कर रहा है, उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो आप बताइए, हमारा समाज आखिर किस तरफ जा रहा है? इस तरह के अंधापन तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं थे, और हमने तो देखिए पत्रकारिता में, आप लोगों को तो बहुत समय हो गया, 2 दशक मुझे भी हो गए, जिंदगी में कभी दूर दूर तक वाइल्ड ऑफ द ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। मुझे याद है जब सबसे पहले जूते जब चलने शुरू हुए, तो सबसे पहले जॉर्ज बुश पर जब जूता मारा गया था, और उसके बाद हिंदुस्तान में जो जर्नैल सिंह थे हमारे साथी दैनिक जागरण अखबार के, उन्होंने चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका था सांकेतिक रूप से। तो उस वक्त उन बातों का कितनी मजम्मत की गई थी कि भाई आप जर्नलिस्ट हो, पत्रकार के तौर पर आपको ये शोभा नहीं देता, तो एक वकील के तौर पर जो वकील एब्सोल्यूट की वो कानून के लिए लड़ने वाला शख्स यदि फेंके उस कोर्ट में, तो दिस इज द हाइट है शायद। ऊपर से संजीव जी, उनकी तो रोजी रोटी है, और हिंदुस्तान के संविधान है, डेमोक्रेटिक सेटअप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का 3-4 नंबर का शहरी है। उस व्यक्ति के साथ आप अगर इस तरह करेंगे, और वो भी एक दलित समाज से आया है, जो एक प्रेरणा है लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उस व्यक्ति के साथ केवल धर्म अंधता में, और उन्होंने जो भी टिप्पणी की है, वो कोर्ट तो ये बात बोलता ही है कि भाई जो कोर्ट का जजमेंट है, ये जज तो उस जजमेंट से स्पीक करता है, तो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा,
सुरक्षा के लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पर भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। कि हालत अब ऐसी हो गई है जहां पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है, उनके घर के वो बाहर रहती है, उनके ऑफिस में रहती है, वहां पर इस तरह का घटना घट जाना, संजीव भाई मुझे लगता है ये ब्लैकेस्ट डे ऑफ द हिस्ट्री है, ये बहुत काला दिन है। और इसी काले दिन से हम लोग बचें, इसी के लिए इस संविधान की संरचना की गई थी। लेकिन आज उसके एक सबसे बड़े जो मंदिर है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का एक बड़ा मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ है वो बेहद निंदाजनक है, बेहद चिंताजनक है और बहुत शर्मनाक है।